भारत अपने देशों के साथ कैसे व्यवहार करता है? अपने देश मतलब जो भारत से निकले हुए देश हैं, जैसे भारत से निकला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे जो देश हैं वो भारत से निकले हुए हैं। भूटान, ये सारे देश भारत से निकले, तो उनके साथ कैसे संबंध है भारत के, ये बताना। उनके साथ भारत किस प्रकार का व्यवहार करता है? आंसर है पूर्व सोवियत संघ, चीन और हिमालय के दक्षिण में स्थित क्षेत्र, जिसकी पूर्वी सीमा का म्यांमार और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान स्थित है। मतलब ईस्ट के अंदर तो म्यांमार है और वेस्ट में अफगानिस्तान है। दक्षिण एशिया कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया। पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया। ये सभी भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। 1985 में एशिया के विभिन्न देशों के बीच सहयोग, समन्वय एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्क नामक संगठन बनाया गया। एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है सार्क, जो दक्षिण एशिया के सर्वतोमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। ये जो सार्क है, सार्क संगठन जो है, इन सभी देशों के विकास के लिए कृत संकल्प, मतलब उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब क्षेत्रों का विकास हो। इस संगठन के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। तो ये सारे देशों के प्रति भारत कैसा रवैया अपनाता है वो बताना है। आंसर है दक्षिण एशियाई राज्यों की राज्य व्यवस्था। अब जो दक्षिण एशियाई राज्य हैं उनकी राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है? दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऊपर वर्णित विभिन्न राज्य आते हैं। जितने भी राज्य थे जिसमें था भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे देश हैं। दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच भारत भूखंड, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से प्रधान राज्य के रूप में विद्यमान है। मतलब इन सबसे शक्तिशाली जो है, इन सबको जो अगर लीड कर सकता है तो वो भारत है। और यहाँ के निवासियों का मानसिक चिंतन तथा नेतृत्व, प्रमुखता, आधिपत्य की भारतीय आकांक्षाएं इस क्षेत्र की इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की उपज है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इन देशों की रक्षा कर सकता है। सेकंड है, भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया में दो प्रकार की प्रमुख शक्तियां हैं। भारत के अलावा और दो शक्तियां हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, जो भारत का प्रतिद्वंदी है, और पूर्व में बांग्लादेश। मतलब हमारे जो वेस्ट में तो पाकिस्तान है, जबकि ईस्ट के अंदर बांग्लादेश। ये दोनों शक्तिशाली हैं जो हमें चुनौती दे सकते हैं। अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा, विकास आदि के क्षेत्र में अपना निर्णय लेने के लिए ये दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, जो भारत का प्रतिद्वंदी, और पूर्व में बांग्लादेश, जो 1971 में बना है, वो अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा, विकास आदि के क्षेत्र में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अतिरिक्त दक्षिण एशिया के अंतर्गत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे स्वतंत्र देश हैं जो अपने भविष्य के निर्माण के विषय में स्वयं निर्णय लेने की में सक्षम है। फोर्थ है, दक्षिण एशिया के सभी देश मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ही चेतनशील हैं। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों की नीतियों का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत के साथ सभी दक्षिण एशियाई देश अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और उनसे लाभ भी उठाने का प्रयत्न करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दक्षिण एशियाई देशों की मानसिकता थी गुट निरपेक्षता का पालन करना। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे देश मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें शामिल ना होना, दैट इज गुट निरपेक्षता। और शीत युद्ध के दौर में अपने आप को अलग रखना और स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण नीति को महत्व देना, ये कई देशों की नीति थी। दक्षिण एशिया के देशों में के विकास का क्रम, विकास कैसे हुआ? दक्षिण एशिया के देशों में भारत प्रमुख देश है। 1947 में ये स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। इसके बाद अन्य देशों को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। उन्होंने किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल नहीं हुए और गुटवाद एवं शीत युद्ध की छाया से अपने आप को अलग रखा। इस नीति को लगभग दक्षिण एशियाई देशों ने स्वीकार किया। जितने भी देश थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबने इस नीति को अपनाया। इन देशों में शांति की स्थापना, प्रजातांत्रिक प्रणाली की मांग जनता द्वारा की गई। 1947 में दिल्ली में एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति, शांति स्थापना, विकास की मांग आदि विषयों पर बल दिया गया था, जोर दिया गया था। 1949 में इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ। 1949 में एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, जिसमें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। इंडोनेशिया तब तक आज़ाद नहीं हुआ था तो उसकी स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। 1954 में कोलंबो सम्मेलन और 1955 में बांडुंग सम्मेलन, जिसके अंतर्गत समस्त एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता, पंचशील सिद्धांत, साम्राज्यवाद और शोषण की समाप्ति, प्रजातंत्र और शांति की स्थापना, आक्रमण से सुरक्षा आदि की मांग की गई। मतलब जो भी सम्मेलन हुआ था, कोलंबो सम्मेलन हुआ, 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ, इस सब के अंदर देशों की स्वतंत्रता, अफ्रीका में जितने भी देश थे उनकी स्वतंत्रता, पंचशील का सिद्धांत, साम्राज्यवाद और शोषण की समाप्ति होना, प्रजातंत्र और शांति की स्थापना करना, आक्रमण से सुरक्षा आदि की मांग, ये सब की गई। इस तरह भारतीय एशियाई देशों को संगठित करने में महत्वपूर्ण रूप से
सफल रहा। तो इसीलिए सब एक दूसरे को साथ दे रहे थे, सबकी पॉलिसी एक जैसी थी, तो एक दूसरे का साथ दिया इन्होंने। गुट निरपेक्षता एशियाई देशों की आकांक्षा बन गई। इनका मन ये था कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। इन देशों ने विश्व शांति की स्थापना में अपना योगदान दिया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस क्षेत्र में शांति फैला रहा है। तो सारे देश तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान है जो आतंकवाद के जरिए इन देशों में अशांति फैला रहा है। परंतु भारत समय समय पर विभिन्न समझौतों द्वारा शांति बहाली करने का प्रयत्न कर रहा है। इस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने वैधता प्रदान की है तथा दोनों गुटों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी रही है। मतलब रूस भारत का साथ देता है, अमेरिका ज्यादातर पाकिस्तान का साथ देता है, तो उनकी ज्यादा दिलचस्पी रही है और भारत हमेशा शांति बनाए रखने के पक्ष में रहता है। इस क्षेत्र के सभी देश अपने विकास और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में सक्रिय हैं। हमें देखना भारत और पाकिस्तान का संबंध। भारत और पाकिस्तान का किस प्रकार का संबंध है। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों देश स्वतंत्र हुए। दोनों देशों ने अलग अलग रूप से अस्तित्व बनाना शुरू किया। मतलब भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान का उद्भव इस्लाम के सिद्धांत पर हुआ। वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग चले गए और भारत धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया। भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब रह सकते हैं। दोनों देशों ने अपनी अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान का संबंध गुट सापेक्षता से और भारत का गुट निरपेक्षता से हो गया। पाकिस्तान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ गुट के अंदर शामिल हो गया, जबकि भारत ने इस बात का समर्थन नहीं किया। दोनों देश स्वतंत्रता के बाद आपसी संबंधों में उलझे रहकर विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं में फंसे हुए हैं। इन दोनों देशों को विश्व स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विश्व में समस्याएं कौन कौन सी है। विश्व परिप्रेक्ष्य, कश्मीर विवाद, कश्मीर पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए, और परमाणु शक्ति की संपन्नता। परमाणु शक्ति किसके पास अधिक है। यह तीन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। सबसे पहले विश्व परिप्रेक्ष्य। विश्व परिप्रेक्ष्य में क्या है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत और पाकिस्तान का अलग अलग दृष्टिकोण है। इन आधार पर दोनों देश अपने अपने ढंग से विश्व को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद एशिया से उपनिवेशवाद, शोषणवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति का लक्ष्य रखा। मतलब एशिया में किसी प्रकार का उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए और कोई भी देश किसी और कब्जा नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान रखा गया। गुट निरपेक्षता की नीति को कार्यान्वित किया गया। सभी देशों की स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन का समर्थन किया। 1947 से 1971 तक की अवधि में भारत के संबंध में विश्व का यह दृष्टिकोण यह था कि भारत स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद विश्व शांति, गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण संबंध आदि को विकसित किया। परंतु 1962 के युद्ध के दौरान नेहरू की नीति आदर्श सिद्ध हुई और इसे मित्र के धोखे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में इसमें क्या किया, उनके साथ धोखा किया। 1962 के युद्ध के बाद शास्त्री जी ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया। शास्त्री जी अब दूसरे प्रधानमंत्री बने थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अपना नजरिया अपनाया और पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की मनोवृत्ति पर विशेष बल दिया। मतलब जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। परंतु उनके समय में भी पाकिस्तानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की दृष्टि कुछ अलग हो गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय संपन्नता एवं सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा। फिर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के आने के बाद भारत ने अपने विश्व दृष्टिकोण में परिवर्तन। पहले तो वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते थे, अब इंदिरा गांधी आई तब इस दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन हुआ। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य था दक्षिण एशिया के शक्तिशाली देश के रूप में भारत को विकसित करना। हमें पूरे दक्षिण एशिया के जितने भी देश है अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित करना। परंतु पड़ोसी देश यदि मधुर संबंध स्थापित करने की चाह में नहीं है और युद्ध की अभिलाषा रखते हैं तो उन्हें युद्ध में पराजित करके शांति के बंधन में बांधा जाना भी इसका उद्देश्य था। हम उन्हें मित्र बनाना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो युद्ध करना चाहते तो युद्ध करेंगे, उन्हें हराएंगे और फिर वापस शांति स्थापित करेंगे। ये भारत का उद्देश्य बन गया। 1971 और 1972 में श्रीमती गांधी ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान विश्व परिप्रेक्ष्य को इस्लामिक दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान का क्या है कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम होने चाहिए और वह अपनी सुरक्षा पर विशेष महत्व देता है। इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के समय गुट सापेक्षता को विशेष महत्व दिया। उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए गुट में शामिल हो गया और पश्चिमी एशिया के देशों में इस्लाम के नाम पर जागृति पैदा की। पाकिस्तान का विश्व दृष्टिकोण भारत से अलग है। वह भारत को अपना प्रथम शत्रु मानता है तथा भारत के विरोध में अपनी सुरक्षा और विश्व राजनीति में भारत की निंदा करके अपने हित की पूर्ति करना उसका मुख्य उद्देश्य है। जहां भारत धर्मनिरपेक्ष है वहीं पाकिस्तान जो है वो धर्म सापेक्ष है। भारत में किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लाम को ही माना जाता है। इसकी दूसरी समस्या है कश्मीर की समस्या। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के विभाजन के
समय इस्लाम का मुद्दा व्यापक रूप से सामने था। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन के समय सभी देश नरेशों को यह स्वतंत्रता दी गई कि जिस राज्य में चाहे मिले, और मुस्लिमों को यह स्वतंत्रता दी गई चाहे वे भारत में रहें चाहे पाकिस्तान जाएं। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पूर्वी बंगाल, सिंध आदि पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। कश्मीर को यह स्वतंत्रता दी गई वे जिस राज्य में चाहे अपने को रखें। जो कश्मीर था उसको स्वतंत्रता दी गई थी कि अपनी मर्जी से जिस मर्जी देश के अंदर शामिल हो सकते हैं, परंतु कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में रहना स्वीकारा और वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों ने भी बहुमत द्वारा भारत के ही विलय की इच्छा प्रकट की। मतलब उस समय जो कश्मीर के लोग थे वो भारत में रहना चाहते थे, वो भारत का हिस्सा कहलाना चाहते थे। कश्मीर के क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और ईसाई आदि सभी संप्रदाय के लोग थे और इनमें से अधिकांश लोगों की इच्छा भारत में विलय की थी। वो सारे लोग जो चाहते थे वो भारत में आना चाहते थे। कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, परंतु उस समय वे लोग भारत में ही विलय के पक्षपाती थे। इसीलिए कश्मीर का विलय भारत में हो गया और यह विलय राजा की स्वीकृति से के कारण हुआ। जो राजा हरि सिंह उस समय वहाँ के राजा थे। इस विलय को पाकिस्तान वैध नहीं मानता था। पाकिस्तान कहता है ये वैध नहीं है, कानूनी रूप से नहीं हुआ, इसलिए 1948 में युद्ध प्रारंभ कर दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया। नेहरू ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को सौंपा। सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम किया। उसकी मुख्य शर्त थी कि कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिक हटाए जाएं और 1947 के पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। मतलब जो लोगों की इच्छा थी कि वो भारत में रहेंगे तो भारत में ही रहने दिया जाए। 1948 के युद्ध के बाद कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाई गई और उनकी पार्टी ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। अब राजा हरि सिंह चले गए। उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला थे वो वहाँ के नेता बने तो उन्होंने पाकिस्तान में जाने की मांग कर दी। परिणाम स्वरूप 1953 में सरकार भंग कर दी गई और 1975 में इंदिरा गांधी के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप शेख अब्दुल्ला ने सरकार का गठन किया। फलतः शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्र कश्मीर की मांग को छोड़कर कश्मीर को भारत का वैधानिक अंग मान लिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ, जो कश्मीर है वो भारत का ही अंग है। तब से पाकिस्तान कश्मीर की समस्या को विश्व के सामने उछालता रहा है। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद वार्ता के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता तो हुआ, परंतु कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो सका। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। अब युद्ध हुआ तो एक नया देश और बन गया, बांग्लादेश। ये युद्ध में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर की समस्या ही भी शामिल थी। 1970 युद्ध के बाद एक नया परिवेश उत्पन्न हो गया। अब भारत पाकिस्तान की वार्ताएं, अब क्या क्या बातचीत होती है भारत और पाकिस्तान के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर वार्ताएं होती रहती है, बातचीत होती रहती है। 1965 के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इस अवसर पर भारत पाकिस्तान के बीच समस्या के समाधान के लिए लंबी बात। 1972 में शिमला समझौता के क्रम में भी भारत पाकिस्तान की समस्याओं के विषय में यामा खान और श्रीमती गांधी के बीच शिमला समझौता के क्रम में वार्ताएं हुई। 1976 में श्रीमती गांधी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच वार्ताएं हुई। 1999 में वाजपेयी और शरीफ के बीच लाहौर में वार्ता हुई। 2001 में वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच समाधान के लिए वार्ता हुई। 2003 में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच अनेक वार्ताएं हुई, बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर समस्याओं के निदान के लिए वार्ताएं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के निदान पर विशेष बल दिया गया कि वो आपस में युद्ध ना करें, शांति से ही मामलों को सुलझा लें। अब है नेपाल और भारत का संबंध। नेपाल और भारत का संबंध कैसा है? भारत के उत्तर में नॉर्थ में नेपाल हिमालय की तराई में स्थित देश है। इसका कुछ भाग भारत के समतलीय मैदानों से सटा हुआ है। भारत से सटे होने के कारण नेपाल और भारत की सभ्यता संस्कृति समान है। इसी सुरक्षा का दायित्व भारत पर है। नेपाल की सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। नेपाल जो है पुराने जमाने में मिथिला था, जहाँ पर सीता रहती थी, मतलब सीता का जन्म हुआ था। मिथिला ही नेपाल है, ठीक है। तो वो भारत का ही एक अंग है, इसलिए भारत उसकी हमेशा रक्षा करता है। भारत सटे होने के कारण नेपाल और भारत की सभ्यता संस्कृति समान है। इसकी सुरक्षा का दायित्व भारत पर है। नेपाल का लुम्बिनी नामक स्थान गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के अंदर ही है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराना संबंध है। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाराजा त्रिभुवन के समय में भारत और नेपाल के बीच 1951 में 2 संधियां हुई। पहली संधि नेपाल की सुरक्षा से संबंधित थी। इस संधि के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि नेपाल चीन के प्रभाव में ना आ पाए। लोग ज्यादातर चीनी और नेपाली को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
तो वो उनके संपर्क में ना जाए, जिसके अंतर्गत नेपाल को व्यापार और पारगमन की सुविधा दी गई। ये संधि 10 वर्षीय थी, मतलब जो संधि बनी थी वो 10 वर्ष के लिए बनी थी। 1971 में संधि के द्वारा पारगमन की स्वतंत्रता के बदले पारगमन के अधिकार को स्वीकृत किया गया। 1970 के दशक में भारत और नेपाल के बीच एक नया आयाम आया। 1970s में एक नई चीज आई, जिसके कारण 1975 में नेपाल को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब उससे कोई भी युद्ध नहीं करेगा, वो हमेशा शांति का साथ देगा। भारत की भांति नेपाल भी विश्व शांति, गुट निरपेक्षता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। इसकी संप्रभुता की रक्षा भारत करता है। इसकी वैदेशिक नीति में भारत हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी जो भी वैदेशिक नीति हो भारत उस पर इंटरफेयर नहीं करता है, परंतु इसकी सुरक्षा का दायित्व तो भारत पर है। 1980s में यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और इंग्लैंड की भांति यहाँ पर भी प्रजातांत्रिक शासन शुरू हो गया। नेपाल के साथ भारत का विशेष संबंध है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है। नेपाल की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। चीन से इस देश को भय है। भारत इसकी सुरक्षा करता है। नेपाल में पाकिस्तानी आतंकवाद या चीनी आतंकवाद ना फैले, इसके लिए भारत चिंतित है। भारत नेपाल को प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रुपए की मदद करता है। 60 करोड़ रुपए की हर साल मदद करता है। भारत और नेपाल के बीच खुले रूप से आयात और निर्यात होता है। भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवा भी चल रही है, इसके लिए कोई वीज़ा की भी आवश्यकता नहीं होती। भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है। नेपाल से चीन ने भी बहुत कुछ संधि की है। नेपाल ने भारत के साथ तो की है, लेकिन चीन के साथ भी कोई संधि की है। चीन से भी वह सहयोग लेता है। नेपाल कभी कभी भारत विरोधी काम करके भारत को रुष्ट कर देता है, कभी कभी ऐसा काम करता है जिससे भारत को हार्म होता है। नेपाल का मुख्य व्यापार भारत के साथ ही होता है। नेपाल ने चीन से संधि करके उत्तरी भाग के बदले दक्षिणी भाग पर भी निर्णयात्मक कार्य करने की अनुमति दी है। यह भारत के साथ की गई संधि का उल्लंघन है, क्योंकि जब चाइना जो है अगर वो नेपाल तक आ गया तो नेपाल से वो भारत को कंट्रोल कर सकता है। भूटान भारत संबंध। अब भूटान का भारत के साथ क्या संबंध है? भारत के पूर्व उत्तर कोण पर हिमालय की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा राज्य भूटान है। यह एक संप्रभु देश है, मतलब वहाँ पर भी एक अलग सरकार है। भारत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ भारत से प्रभावित है। ये एक राजतंत्रीय देश है, परंतु भारत के संरक्षित राज्य के रूप में इसकी स्थिति वर्षों से है। मतलब इसको भी भारत सुरक्षा प्रदान करता है। 1949 की द्विपक्षीय संधि के आधार पर भारत और भूटान की मित्रता चल रही है। भारत भूटान का मार्गदर्शक राष्ट्र है। भारत प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए का खर्च भूटान में करता है। भूटान में सड़क, बिजली, आयात निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का विकास भारत द्वारा होता है। भूटान की सुरक्षा का दायित्व पूर्ण रूप से भारत पर है। चीन की लोभ भरी दृष्टि इस पर दशाब्दियों से मतलब 10 शताब्दियों से 100 सालों से इस पर पड़ रही है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है। भूटान बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्य व्यवसाय की इच्छा रखता है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मतलब एक देश से दूसरे के साथ भी वो व्यापार करना चाहता है और बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करना चाहता है। यह भी एक गुट निरपेक्ष राज्य है, किसी गुट का साथ नहीं देता और बौद्ध धर्म का समर्थक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बौद्ध धर्म चलता है। भारत के साथ इसका शताब्दियों से पुराना संबंध है। यह भारत नेपाल अथवा भारत बांग्लादेश के संबंधों का विरोधी नहीं है। भारत का नेपाल के साथ संबंध है, बांग्लादेश ने इसका विरोध नहीं करता। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो सर्वप्रथम इसी ने उसको मान्यता दी थी। सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता भूटान से ही मिली थी। अब बांग्लादेश और भारत का संबंध। बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में पाकिस्तान के शोषण के फलस्वरूप भारत द्वारा की गई थी। अब जो बांग्लादेश था पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान उसका शोषण कर रहा था। इसकी वजह से भारत ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, उसको एक अलग राज्य बना दिया। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, परंतु 1971 से यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप से जाना जा रहा है। 1972 का शिमला समझौता भारत ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी किया। 1972 में बांग्लादेश ने भी भारत से मैत्री संधि की। इस संधि के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई, भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी सैनिक गठबंधन में प्रवेश नहीं करेंगे। वो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार नहीं उठाएंगे। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब इसके संस्थापक नेता मुजीबुर रहमान ने भारत के साथ मधुर संबंध की कामना की और बहुत दिनों तक बांग्लादेश का भारत के साथ मधुर संबंध रहा। परंतु 1975 में सैनिक विद्रोह हुआ और मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और भारत उनकी रक्षा नहीं कर सका। परंतु भारत 1975 तक व्यापक रूप से बांग्लादेश की मदद करता रहा। धीरे धीरे और भारत और बांग्लादेश का संबंध कटु होने लगा, मतलब उनके बीच में कड़वाहट आने लगी। बांग्लादेश की घुसपैठियों का सवाल दोनों देशों के बीच कटुता का कारण बन गया। मतलब भारत जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं वैसे ही बांग्लादेश से भी भारत के अंदर आतंकवादी आने लग गए।
सीमा विवाद की समस्या उठी। बांग्लादेश ने भारत के 3 बीघा गलियारे की मांग करता रहा। 1982 में भारत ने इसकी स्वीकृति भी दे दी। उन्होंने 3 बीघा जमीन की मांग की तो भारत ने दे भी दी, परंतु संवैधानिक अड़चन के कारण यह लागू नहीं हो सका। मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश और भारत का संबंध मधुर नहीं रहा और समय समय पर बांग्लादेश भारत की आलोचना करता रहा। भारत बांग्लादेश के बीच मतभेद के 3 मुख्य प्रश्न हैं। पहला है फरक्का बांध की समस्या, दूसरा पूर्वाशा द्वीप की समस्या और तीसरा बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या। भारत ने शरणार्थियों की समस्या के निदान के लिए कटीले तारों की बाढ़ सीमा पर लगानी शुरू कर दी। मतलब वहां से जो लोग बांग्लादेश से धीरे धीरे इंडिया के अंदर लोग घुस जाते थे। बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। फरक्का बांध का निर्माण बांग्लादेश के लिए समस्या है। जब इंडिया ने फरक्का बांध का निर्माण किया तो उससे क्या दिक्कत हुई, बांग्लादेश को दिक्कत हुई। हुगली बंदरगाह तक जल की आपूर्ति करने तथा बंदरगाह की सफाई करने के उद्देश्य से भारत ने फरक्का बांध का निर्माण शुरू किया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में जल की समस्या हो जाती है। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा इस पर आपत्ति थी। पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, इस कारण भारत पाकिस्तान के बीच मतभेद था। बांग्लादेश की उत्पत्ति के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में संयुक्त नदी आयोग बनाने पर सहमति हुई, परंतु फरक्का बांध पर सहमति नहीं बनी और सभी वार्ताएं असफल रही। जो भी बातचीत की गई वो असफल रही। 1978 में दोनों देशों के बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर सहमति भी हुई और समझौते भी हुए, परंतु 5 वर्षों के बाद यह समझौता निरस्त हो गया। वो समझौता खत्म हो गया और 1996 में इसी संदर्भ में 30 वर्षों के लिए संधि हुई। 1996 में 30 ईयर्स के लिए एक और संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि दोनों देश एक दूसरे की जल आपूर्ति का ख्याल रखने का प्रयत्न करेंगे। हिंद महासागर में 1981 में एक द्वीप उभर आया। इस पर बांग्लादेश ने अपना हक जताया। इस द्वीप को पूर्वासा कहते हैं। मतलब हिंद महासागर के बीच में एक पानी कम होने की वजह से एक द्वीप बन गया। अब बांग्लादेश कहता है कि वो द्वीप उनके अंतर्गत आता है, तो द्वीप पर उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। इसी द्वीप को हम पूर्वासा कहते हैं। यही द्वीप भारत बांग्लादेश के बीच मतभेद की असल जड़ है। उसी की वजह से उनके बीच में मतभेद है। इसके बाद है श्रीलंका और भारत का संबंध। श्रीलंका भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीप है। तमिलनाडु से अगर 32 किलोमीटर देखें तो उससे दूर श्रीलंका है। हिंद महासागर के अंदर है। वो एक द्वीप है जिसे श्रीलंका के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में इसका नाम सिंघल द्वीप था। इसको किस नाम से जाना जाता था? सिंघल द्वीप से। सम्राट अशोक के समय में से ही सिंघल द्वीप का भारत के साथ मधुर संबंध था। आधुनिक युग में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। पहले वो ब्रिटिश के अंडर था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह स्वतंत्र हुआ। हिंद महासागर में यह द्वीप एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां से 3 महादेश अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए सामरिक दृष्टिकोण से यह द्वीप अति महत्वपूर्ण है। इस देश के सिंघली और तमिल जाति के लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो सिंघली और तमिल जाति के हैं। इस द्वीप के अंतर्गत एक छोटा सा दूसरा द्वीप भी है जिसे जाफना कहते हैं। सिंगल द्वीप के अलावा एक और द्वीप है जिसको हम जाफना कहते हैं। यह तमिल बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ज्यादातर तमिल लोग रहते हैं। तमिलों की संख्या श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत अधिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से श्रीलंका भी राष्ट्रमंडल और गुट निरपेक्ष संगठन का सदस्य है। श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही भारत श्रीलंका के दृष्टिकोण एक जैसे रहे हैं। मतलब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से दोनों का जो नजरिया है वो एक जैसा रहा है। इंडोनेशिया की समस्या, स्वेज नहर की समस्या, विश्व शांति की स्थापना, निशस्त्रीकरण आदि के क्षेत्र में श्रीलंका हमेशा से भारत के मत का समर्थन करता रहा है। दोनों देशों ने शांति क्षेत्र का प्रस्ताव का समर्थन किया। श्रीलंका ने हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्र संगठन के रूप में हिंद महासागर समुदाय बनाने का भी प्रयत्न किया। दोनों देशों ने मिलकर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। श्रीलंका में तमिलों की समस्या एक विकट समस्या रही है। भारत ने श्रीलंका के साथ 1964 में समझौता करके प्रवासी तमिलों की नागरिकता के मुद्दे का निदान किया। अब 1964 में भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया और वहाँ के जो तमिल थे उनकी नागरिकता का सॉल्यूशन किया, परंतु यह समाधान स्थायी नहीं हो सका। इंदिरा गांधी का शासनकाल 1982 में यह समस्या फिर उठी और श्रीमती गांधी ने इसका समाधान किया। श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तब यह समस्या फिर उठी। श्रीलंका की सरकार तमिलों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और तमिल इसका विरोध करते हैं। राजीव गांधी के शासनकाल में तमिलों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया। श्रीलंका सरकार ने इन्हें जाफना में घेर लिया तथा इन्हें सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया। जब ये लोग भूखे मरने लगे तब भारत सरकार ने इन्हें अन्न की आपूर्ति करनी प्रारंभ की, परंतु श्रीलंका सरकार की उदासीनता के कारण इन तक अन्न नहीं पहुंच सका। मतलब भारत सरकार ने हेल्प करी लेकिन वहां की सरकार ने वहां तक पहुंचने नहीं दिया।
तब भारत द्वारा हवाई जहाज से अन्न के पैकेट गिराए गए और भारत ने जयवर्धने को इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली बुलाया। जयवर्धने भारत आए और तमिल समस्या के निदान के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत जाफना में तमिलों की प्रांतीय सरकार बनाने की सहमति हुई। मतलब जाफना के अंदर तमिलों की सरकार बनाई और तमिलों के ने से अस्त्र शस्त्र वापस लेने का वादा भारत सरकार ने किया। भारतीय सैनिक श्रीलंका पहुंचे। उन लोगों ने श्रीलंका सरकार के निर्देशन से में तमिलों से सारे अस्त्र शस्त्र ले लिए, परंतु श्रीलंका ने संधि का उल्लंघन किया। उन्होंने ना तो जाफना में चुनाव कराया, ना ही प्रांतीय सरकार को अधिकार सौंपा। उल्टे तमिलों का संहार करना शुरू किया। तमिल निहत्थे हो गए थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे श्रीलंका की सेना के शिकार हुए। इसी कारण लिट्टे ने 1991 में 21 मई को पेरमदूर में मानव बम के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि भारत ने उनके हथियार ले लिए और श्रीलंका सरकार ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो जो वहां पर पेरमदूर है, वहां पर पेरमदूर नाम का एक व्यक्ति था, उसने खुद मानव बम बन के आया और राजीव गांधी की उसने हत्या कर दी। फलतः श्रीलंकाई तमिलों की समस्या का समाधान नहीं हो सका, परंतु हाल के वर्षों में श्रीलंकाई तमिलों के संगठन LTTE ने श्रीलंका में स्थायी शांति बनाने के लिए स्वायत्तता की मांग में लचीलापन लाया है। इसके बाद है मालदीव और भारत के संबंध। हिंद महासागर के भारत से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा द्वीप हो रहा है। वो 32 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, जिसे मालदीव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यह भारत के निकट है और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था। यह मुस्लिम बहुल देश है, यहाँ पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। इसके भारत से पुराना संबंध रहा है। यह देश भी सार्क का संस्थापक सदस्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की वैदेशिक नीति का समर्थक है। मालदीव की राजधानी माले में सार्क के 2 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। मालदीव की राजधानी माले है, जहां पर सार्क के 2 सम्मेलन हो चुके हैं। मालदीव भी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार की स्थापना करने के लिए सक्रिय है। 1986 में मालदीव में सैनिकों का एक विद्रोह हुआ। ये सैनिक वहां की लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता पलटने का प्रयत्न कर रहे थे। वहां के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से संपर्क बनाया और भारतीय सैनिकों ने विद्रोह को दबा दिया। फलतः अब्दुल गयूम की सरकार बच गई। तब से मालदीव और भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता है, मतलब संबंध सुधर गए, अच्छे हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत दक्षिण एशिया के छोटे छोटे राज्यों से के साथ मधुर संबंध रखता आ रहा है और ये छोटे छोटे देश भी भारत के साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। भारत इन छोटे छोटे देशों में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और इन राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता की भी रक्षा कर रहा है। लेकिन कभी कभी इन देशों के साथ भारत का संबंध कटु भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, परंतु भारत इन मतभेदों को भुलाकर इन्हें संगठित, विकसित और संपन्न बनाने की दिशा में प्रयासरत रहता है। कोशिश यही रहती है कि ये समृद्ध बने और अपना आगे तरक्की कर पाए।